नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव हो तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसे इस प्रकार से लिखते हैं, A उपसमुच्चय है B। ये जो चिन्ह है वो उपसमुच्चय है का चिन्ह है। तो यदि A अवयव है A सूचित करता है कि A अवयव है B, तब A उपसमुच्चय होता है B का। अब हम कुछ उदाहरण से उपसमुच्चय को समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण मैंने लिखा है, एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव है 2, 3 और 4। दूसरा समुच्चय है, इसमें 5 अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम ये देखते हैं कि क्या पहले समुच्चय के तीनों अवयव दूसरे समुच्चय में है। तो यहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, उपसमुच्चय का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सेकंड एग्जाम्पल में n जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n में है 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक है। और z जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक, -1, -2, -3 इंफिनिटी तक है। तो क्या n के सारे अवयव z में हैं? तो हम ये देखते हैं कि सारे अवयव यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए हम कहेंगे कि n जो है वो z का उपसमुच्चय है। n उपसमुच्चय है z का, इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अभी देखिए बच्चों कि क्या z के भी सारे अवयव n में हैं। तो हम ये देखते हैं कि z के जो 0 है और नेगेटिव नंबर्स है, जैसे -3, -2, -1 है, वो n में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि z जो है वो n का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है कि z जो है वो उपसमुच्चय नहीं है n का। n उपसमुच्चय है z का, क्योंकि n के सारे अवयव z में है, लेकिन z के सारे अवयव n में नहीं है। तो हम लिखेंगे कि z n का उपसमुच्चय नहीं है। ये जो चिन्ह है वो उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह है। इसके बाद हम तीसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ पर देखिए, A में 5 अवयव है, A, E, I, O, U, और B में है A, B, C, D, E। तो इसका जो पहला अवयव A है, ये अवयव A है वो B में भी है, E ये भी B में है, लेकिन I, O और U B में नहीं है। तो A का प्रत्येक अवयव B में होना चाहिए, तभी A उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ A B का उपसमुच्चय नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं A जो है वो उपसमुच्चय नहीं है B का। अब यहाँ पर देखिए कि क्या B के सारे अवयव A में हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A, B, C, D में A, E इसमें है, लेकिन B, C, D A में नहीं है, यानी B के सारे अवयव A में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो B है वो उपसमुच्चय नहीं है A का। अब इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इसमें A, B, C दिया हुआ है पहले समुच्चय, और दूसरा समुच्चय है B, C, D। क्या पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि B और C तो इसमें है, लेकिन A इसमें नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे, यहाँ बीच में चिन्ह लगाना है हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद बच्चों देखिए, फिफ्थ उदाहरण, पांचवा उदाहरण में दिया है कि P में है x, y, z और Q में है z, y, x। तो यहाँ पर देखिए कि क्या P के सारे अवयव Q में है। तो हम ये देखते हैं x भी है, y भी है, z भी है, यानी कि P जो है वो उपसमुच्चय है Q का। अब यहाँ पर देखिए कि क्या Q के सारे अवयव P में है। तो यहाँ पर देखते हैं z भी है, y भी है और x भी है, यानी Q के भी सारे अवयव P में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो Q है वो उपसमुच्चय है P का। तो बच्चों ये वाला एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि P के सारे अवयव Q में, माने P उपसमुच्चय है Q, और Q के सारे अवयव P में है, यानी कि Q भी P का उपसमुच्चय है। जब ऐसा केस आता है कि P Q का उपसमुच्चय है और Q P का उपसमुच्चय है, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि P और Q समान समुच्चय है और इसे P बराबर Q लिखा जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा
कि दो समुच्चय समान कब कहलाते हैं? जब पहला दूसरे का और दूसरा पहले का उपसमुच्चय होता है, तो दोनों समुच्चय कहलाते हैं समान समुच्चय। इसके बाद है उदाहरण 6। उदाहरण 6 में देखिए कि क्या R के सारे अवयव T में हैं। यहाँ पर देखिए A भी है, B भी है और C भी है। तो R के सारे अवयव T में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो R है वो T का उपसमुच्चय है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि क्या T के सारे अवयव R में हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसके अवयव A B C तो है, लेकिन D ऐसा है जो R में नहीं है, यानी कि इसके प्रत्येक अवयव R में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि T जो है वो उपसमुच्चय नहीं है R का। तो ऐसी स्थिति में जब R T का उपसमुच्चय है और T R का उपसमुच्चय नहीं है, अगर T भी R का उपसमुच्चय होता है तो R बराबर T हो जाता है, यानी R और T समान समुच्चय हो जाते। तो हम यह लिखेंगे कि R जो है वो T के बराबर नहीं है, माने दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में R को हम T का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसको मैं यहां लिख देती हूं। उचित उपसमुच्चय। तो जब R T का उपसमुच्चय होगा लेकिन T R का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब R और T बराबर नहीं है, ऐसे केस में हम कहते हैं R जो है वो उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। R उचित उपसमुच्चय है। और इस स्थिति में जब R उचित उपसमुच्चय होता है तब T कहलाता है अधिसमुच्चय। T कहलाता है अधिसमुच्चय। बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं, दो समुच्चय समान कब होते हैं, और जब वे समान नहीं होते हैं और R T का उपसमुच्चय होता है तब R को हम कहते हैं उचित उपसमुच्चय और T को कहते हैं अधिसमुच्चय। ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि कोई भी समुच्चय, मान लीजिए R ही ले लीजिए, ठीक है, A B C इसके अवयव हैं, तो प्रत्येक जो समुच्चय है उसका एक उपसमुच्चय होता है फाई। फाई मतलब रिक्त समुच्चय जिसमें कि कोई अवयव नहीं है। तो फाई को हमेशा सभी समुच्चय का उपसमुच्चय माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई अवयव नहीं है तो ये माना जाता है कि उसके सारे अवयव जो है वो R में भी है। तो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय क्या क्या फाई होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या R खुद का भी उपसमुच्चय है। तो R खुद का भी उपसमुच्चय, देखिए R के सारे अवयव R में है, यानी कोई समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है। तो बच्चों ये बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को। बच्चों उपसमुच्चय को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरण करने की जरूरत है। तो एक उदाहरण से हम इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा है देखिए, मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2, जो तीसरा अवयव है वो एक समुच्चय है जिसमें कि 3 4 अवयव है। माने ये तीसरा अवयव है, ये है चौथा अवयव। माने ए में कुल कितने अवयव है? 4। पहला अवयव 1, दूसरा अवयव 2, तीसरा अवयव एक समुच्चय है 3 4 और चौथा अवयव 5 है। तो इसमें ए में कुल 4 अवयव हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? हमें बहुत सारे कथन दिए गए हैं और हमको पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है और क्यों सही नहीं है और क्यों सही है, हम देखेंगे। तो सबसे पहला है क्वेश्चन देखिए, 3 4 उपसमुच्चय है ए का। तो हम यहाँ देखते हैं कि कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन इसके अवयव है 3 4। तो क्या इसके अवयव 3 4 ए में है? तो हम ये देखते हैं इसका पहला अवयव 1 है, 2 है और चौथा 5 है और 3 तो कहीं नहीं है। ये तो एक समुच्चय इसका अवयव है, तो 3 इस ए का अवयव नहीं है और 4 भी ए का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 4 जो समुच्चय है वो ए का उपसमुच्चय नहीं है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि एक समुच्चय है जिसके अवयव 3 4 है, ये समुच्चय ए का अवयव है।
तो यहाँ पर देखिए ये समुच्चय ए का अवयव है, इसीलिए ये सही बात है कि 3/4 जो समुच्चय है वो ए का अवयव है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3/4 एक समुच्चय है, उसका एक समुच्चय माने एक समुच्चय में केवल एक अवयव है, वो भी है एक समुच्चय जिसके 3/4, तो ये उपसमुच्चय है क्या ए का। तो हम ये देखते हैं कि एक समुच्चय जिसमें कि 3/4 अवयव है, तो इसका जो अवयव 3/4 है वो ए का भी अवयव है, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो बड़ा समुच्चय जिसका एक अवयव 3/4 है वो ए का भी अवयव है, इसीलिए ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, यानी कि ये भी सही है। चौथा क्वेश्चन है 1 अवयव है, देखिए यहाँ एप्सिलॉन का चिन्ह है, मतलब अवयव है ए, तो ए में क्या 1 है क्या, देखिए तो 1 तो है, तो 1 अवयव है ए, ये सही बात है, इसमें राइट का चिन्ह लगा देते हैं। पांचवा देखिए 1 अवयव है ए, तो यहाँ पर देखिए सॉरी ये उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय जो होता है उसके लेफ्ट साइड में भी एक समुच्चय होना चाहिए और राइट साइड में भी एक समुच्चय होना चाहिए। तो लेफ्ट में एक समुच्चय दिख रहा है क्या आपको, ये समुच्चय नहीं है, सर्पाकार कोष्ठक नहीं है, तो ये तो अवयव है, ये सही बात है, लेकिन 1 उपसमुच्चय नहीं है, तो ये गलत बात है। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन, छठवां में एक समुच्चय दिया है और पूछा जा रहा है कि वो ए का उपसमुच्चय है क्या। तो हम ये देखते हैं कि क्या इसके जो अवयव है वो ए में है, तो हम देखते हैं 1 ए में है, 2 भी ए में है और 5 भी ए में है, इसका मतलब ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, ये सही बात है, इसको राइट का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 5 एक समुच्चय है, ये पूछ रहे हैं कि क्या ए का अवयव है, तो ए में तो 1 2 5 करके एक समुच्चय, इसका कोई अवयव नहीं है क्योंकि इसके 4 ही अवयव हैं। पहला अवयव है 1, दूसरा अवयव है 2, तीसरा अवयव एक समुच्चय है जिसमें 3/4 है और चौथा अवयव है 5। तो ये जो है ये समुच्चय मैं इसका समुच्चय एक ही अवयव, एक ही समुच्चय इसका अवयव है जो 3/4 वाला, तो ये समुच्चय तो अवयव नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये गलत कथन है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में लिखा है एक समुच्चय है और इसमें 3 अवयव है 1 2 3 और ये पूछ रहा है कि क्या ये ए का उपसमुच्चय है। तो हम ये चेक करेंगे कि इसके सारे अवयव ए में भी है क्या, तो हम देखते हैं 1 है क्या, तो है इसमें, 2 भी है क्या, 3 इसमें है, तो 3 करके एक अवयव नहीं है, एक समुच्चय है जिसके अवयव 3/4 है, ये अलग चीज है। 3 इसके 4 ही अवयव है जिसमें कि 3 नहीं है, इसका मतलब ये जो उपसमुच्चय है ये बात गलत है। इसके बाद देखिए बच्चों हमको 9th क्वेश्चन देखना है कि फाई अवयव है ए का, तो फाई जो होता है वो एक रिक्त समुच्चय है, तो ये जो रिक्त समुच्चय इसके तो 4 ही अवयव हैं, तो 4 में कहीं आपको फाई नजर आ रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई अवयव है ए, ये गलत है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फाई उपसमुच्चय है ए का, तो ये जो समुच्चय है ए, तो मैंने आप लोग को इसके पहले बताया कि जो फाई है यानी रिक्त समुच्चय है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी कि फाई ए का उपसमुच्चय है, ये सही बात है, तो हम इसमें राइट का चिन्ह लगा देते हैं। क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता तो हम कहते हैं कि उसके सारे अवयव क्या है, ए के भी अवयव है, ये मानते हैं। फाई को हम सभी समुच्चय का उपसमुच्चय मानते हैं, इसलिए ये बात सही है। अब यहाँ पर देखिए एक समुच्चय है जिसमें फाई लिखा हुआ है और ये उपसमुच्चय है क्या, ए का। तो यहाँ पर देखिए इस समुच्चय का जो अवयव फाई है हमको ये चेक करना है, यदि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है तो क्या फाई ए में भी है, तो फाई करके ए में कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें एक ही समुच्चय दिख रहा है 3/4 रिक्त समुच्चय, तो इसका अवयव नहीं है, तो ये जो लिखा जाना ये गलत है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कौन सी चीजें सही है और कौन सी गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है।